बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू बहरिया मॉडल PND मौड़ीपुर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद होंगे और पिछली वीडियो में बताई गई कोरोना वायरस से बचाव के इंस्ट्रक्शंस पर अमल भी कर रहे होंगे। आज हिंदी के दूसरे टॉपिक का आगाज़ भी एक अच्छी बात से करती हूँ। इशफाक अहमद का कौल है, इंसान दूसरे इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफ़ा अता कर सकता है वो वक्त है। इससे कीमती तोहफ़ा इंसान इंसान को नहीं दे सकता। तो इस बात से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके स्कूल वाले, आपके तमाम टीचर्स आपकी तालीम की खातिर जो अपना उतना वक्त सर्फ कर रहे हैं, उस वक्त की आपको कदर करनी चाहिए और अपनी तालीमी सरगर्मियों से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। चले अब हम अपनी सिंधी सिलेबस की जानिब चलते हैं। आज आपको मैं आपकी सिंधी दरसी किताब में से सबक नंबर 1 और 2 पढ़ाऊँगी और इसी किताब की वर्क बुक का काम भी आपको बताऊँगी। तो अपनी बुक और वर्क बुक के साथ साथ अपनी कॉपी पेंसिल भी पास रख लीजिए ताकि आप लेक्चर की ज़रूरी बातें नोट करते जाएं। अपनी बुक के सफ़ा नंबर 9 पर आ जाएं। आइए सबक पहलून यानी सबक नंबर 1 पढ़ते हैं। सबक पहलून में ये के हवाले से आपको बताया जा रहा है कि उर्दू में एक छोटी ये और एक बड़ी ये होती है, लेकिन सिंधी में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, यानी दोनों एक ही तरह से लिखी जाती हैं। और ये भी याद रहे कि सिंधी रस्मुल ख़त में ये के नीचे 2 नुक्ते लगाना लाजमी है, लेकिन अगर ये के नीचे 2 नुक्तों के अलावा ज़ेर भी हो तो वो ये सिंधी में छोटी ये की तरह पढ़ी जाएगी। तो आपको अब सबक नंबर 1 के अल्फाज में पढ़कर बताती हूँ। आप भी साथ साथ पढ़ते जाएं और इनके तलफ़्फ़ुज़ पर गौर भी करें। काजी, हाजी, बाकी, इन तीनों अल्फाज के नीचे आपको ज़ेर नज़र आ रही होगी, इसीलिए ये अल्फाज छोटी ये की आवाज़ में पढ़े जा रहे हैं। और अब अगले 3 अल्फाज पढ़ते हैं। पढ़े, लिखे, अच्छे। इन तीनों अल्फाज में ये के नीचे आपको ज़ेर नज़र नहीं आ रही, इसीलिए इनको मैं बड़ी ये की आवाज़ में पढ़ रही हूँ। ठीक है, नीचे दिए गए अल्फाज की मश्क भी कर लें, जैसे कि जीप, सीर, शेर, शेर, कापी, ही, आहे। तो इन तमाम लफ्ज़ों को पढ़ने के बाद आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि किस ये की आवाज़ कैसे निकालनी है। छोटी ये और बड़ी ये का फ़र्क आपको मैंने बता दिया है। अब इस सबक का अपनी को हमने वर्क बुक में भी हल करना है कि सफ़ा नंबर 4 में आ जाए अपनी वर्क बुक में, और इसमें दिए गए काम आपने इस तरह से हल करना है कि सफ़ा नंबर 4 में दिए गए अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ लिखने हैं जो मैंने आपको अभी सिखाए हैं, जैसे कि मैंने काजी, हाजी, बाकी, पढ़े, लिखे, अच्छे, ये तमाम अल्फाज अभी आपको हमने जो मैंने सबक में पढ़ाए हैं वो तमाम अल्फाज वर्क बुक में भी दिए गए हैं और उसी तरतीब में तकरीबन हैं। आपने सिर्फ़ उनका जो तलफ़्फ़ुज़ मैंने पढ़ाया है छोटी ये और बड़ी ये के हिसाब से आपने सिर्फ़ वो तलफ़्फ़ुज़ लिखना है। दरमियान में कॉलम आपको बना के दिए गए हैं, आपने उनको फिल करना है और नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, और फिर सफ़ा नंबर 5 पर आ जाएं आप लोग। वहाँ पे अल्फाज की मश्क करना लिखा हुआ है कि मश्क करियो यानी मश्क करें, और वो किस चीज़ की है, वो मुख्तलिफ अल्फाज आपको दिए गए हैं, उन्हीं के तलफ़्फ़ुज़ आपने ये और छोटी ये और बड़ी ये के हिसाब से वहाँ पर आपने मश्क को फ़िल करना है। ठीक है, इस तरह आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको जहन नशीन भी हो जाएंगे तमाम अल्फाज। अब हम सबक नंबर 2 की जानिब जाते हैं जो कि सफ़ा नंबर 10 में मौजूद है, यानी सबक ब्यू सबक नंबर 2। इसमें आपको बे के हवाले से बताया गया है। जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था, हुफ़ तहज्जी के बारे में आपको सिखाई थी मैंने, उसमें बे की शक्ल थी जिसमें ऊपर नीचे 2 नुक्ते थे। ये आप जानते हैं कि ये वाला बे सिर्फ़ और सिर्फ सिंधी रस्मुल ख़त में ही मौजूद है। इसके अलावा इस सबक में आपको मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से भी बताया जा रहा है कि सिंधी में जब मुज़क्कर की बात की जाए तो हमज़ा के ऊपर पेश डाली जाती है। मुज़क्कर की बात की जाए तो क्या डाला जाता है, हमज़ा के ऊपर पेश, और अगर मुअन्नस की हम बात करें तो वहाँ पर हमज़ा के ऊपर ज़बर डाला जाएगा। ठीक है, या आपने ये अपने जहन में रखना है हमेशा कि जब हम किसी मुज़क्कर की बात करेंगे, यानी अगर हम लड़के की बात करें तो हम वहाँ पर हमज़ा के ऊपर पेश डाल देंगे, और अगर हम किसी लड़की की बात करेंगे तो मुअन्नस की बात करेंगे तो वहाँ पर हमज़ा के ऊपर हम ज़बर डाल देंगे। आइए इन जुमलों को अब पढ़ भी लेते हैं तो इस तरह हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हियो बिल्लो आहे। अब देखिए यहाँ पर मैं
پیش حمزہ کے اوپر آیا ہے تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر مذکر کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر مذکر کیا ہے؟ بلّہ. تو اس کا جملے کا مطلب بنا یہ بلّہ ہے. دوسرا جملہ پڑھ لیتے ہیں. ہیا بلی آہے. اب یہاں پر مؤنث کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں، تو آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے. یہ بلی ہے. اب آگے پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں آگے آپ کو تصویریں بھی دی گئی ہیں تو آپ آسانی سے ان کو پہچان بھی لیں گے. ہیو بکرو آہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ. اب یہاں پر حمزہ کے وہ پیش تھا تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ چلیں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. یہ بکرا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ہم پڑھیں گے اگلا جملہ. ہیا بکری آہے. اب آگے کیا بنی ہوئی ہے؟ بکری بنی ہوئی ہے. اور یہاں پر حمزہ کے اوپر بھی زبر تھا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہاں پر مؤنث کی بات کر رہے ہیں ہم. تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ہیا بکری آہے کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جی پڑھیں میرے ساتھ. یہ بکری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان جملوں کو دونوں سبق کے، ہم نے جو سبق پہریون اور سبق بیو جو پڑھا، ان دونوں کے جملوں کو آپ نے نیٹ اینڈ کلین اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کی اس سے ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی. ان جملوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ مذکر مؤنث میں کیا فرق دیا گیا ہے. چلیں اب اپنی ورک بک کی جانب آ جائیں. یہاں آپ کو صفحہ نمبر 6 پر سوال نمبر 1 میں جملے تصویروں کے ساتھ دیے گئے ہیں اور آگے جملے آپ کو ادھورے دیے گئے ہیں. یعنی ان جملوں کو آپ نے تصویروں کو دیکھ کر مکمل کرنا ہے. جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس سبق میں وہی تصویریں وہاں دی گئی ہیں. آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ ان کو دیکھ کر تصویروں کو کہ کہاں پر بکرا ہے کہاں پر بکری ہے، یہ تمام آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں اور آپ نے وہاں پر ان کے نام لکھ دینے ہیں. اگر آپ کو نام نہ سمجھ آئے لکھنا تو آپ اپنی بک کو کھولیں اور اس میں سے آپ آرام سے وہاں سے دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری جانب جاتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. تو سوال نمبر 2 میں آپ کو مشق دی گئی ہے. جیسے سبق نمبر ہم نے 1 میں مشق دیکھا تھا کہ تلفظ کے ساتھ ہم نے لائنیں دی ہوئی ہیں آپ کو ورک بک میں، تو آپ نے وہ ورک بک کی لائنوں کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس میں بھی سبق نمبر 2 میں بھی یہی والا ہے کہ آپ نے وہ جو تلفظ ہے اسی کو آپ نے آگے بار بار لائنوں میں کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو دونوں سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ سب نے اپنی ورک بک میں نیٹ اینڈ کلین کام بھی کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. انشاءاللہ یہ تمام کام میں آپ کا چیک بھی کروں گی اور اس کے علاوہ آپ کو نمبر بھی دیے جائیں گے. تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کام کہ اپنی کاپی کے پہلے پیج پہ آپ نے میقات اول کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے سبق کی ہیڈنگ ڈالنی کہ آپ کون سا سبق لکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو آپ کا سبق ہے 4 لائنیں دی ہیں، اتنی زیادہ اتنا بڑا سبق نہیں ہے آپ کا. آپ ان کو جملوں کو آرام سے وہاں پر نیٹ اینڈ کلین لکھ سکتے ہیں. پریکٹس کریں. اس طرح ہینڈ رائٹنگ کی بھی آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. ایک پیج آپ نے اس طرح لکھ لیا. پھر اس کے بعد آپ نے ورک بک کا کام کرنا ہے. جو ورک بک میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو سوال آپ کو حل کرنے کے لیے کہا ہے وہ تمام سوال آپ خود حل کریں گے. ٹھیک ہے. اور اب لیکچر کا اختتام کرتے ہیں ہم. اب انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.